मैं हूं सोहित चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और बच्चों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी क्लास जो आपकी सिक्स्थ है उसका जो सोशल स्टडी है, तो उसका हम जो है हिस्ट्री आपको शुरुआत कर रहे हैं। और हिस्ट्री का आज हमने चैप्टर 1 लिया है और इस चैप्टर को हम बिल्कुल इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे हम आपको। और हम किस तरह से कराएंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जो चैप्टर आपके लिए है इसमें क्या है, आपके लिए पूरा इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ पहली चीज़। और दूसरा, इसमें ऐसी कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो कि आपको डायरेक्ट आप स्टडी करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो हमारा क्या काम रहेगा कि हम आपको जो है इनकी लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि वो लाइन आपसे कहना क्या चाहती है। तो बिल्कुल जैसा आप स्कूल में अपने पढ़ते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी हम पढ़ाने वाले हैं। जो भी कुछ वर्ड आएंगे उनको बिल्कुल हिंदी में करके उनकी मीनिंग लिखवाएंगे और उनको हम डिटेल में भी आपको समझाएंगे। तो ये जो है आपकी क्लास सिक्स्थ की आपकी हिस्ट्री है और इसको हम आज लेने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप जो है इसको बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है उनके साथ, और ध्यान से बिल्कुल मन लगा के इसको देखिएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिंपल हम आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। तो चैप्टर का जो नाम है वो है आपका कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। बोल रहे हैं कि भाई क्या, कहाँ, कैसे और कब। मतलब कि जो भी हमारा इतिहास है उसको इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। इन्होंने ऐसे किया है कि जो हमारा इतिहास था, जो हमारी हिस्ट्री थी इंडिया की या जो भी हमारी कंट्री हैं उनकी, तो वो जो है उनमें क्या वहाँ रहा होगा, कहाँ क्या चीज़ हुई होगी, कैसे हुई होगी और कब हुई होगी। तो ये सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे जो है क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। तो इस देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ, यदि आपके चैप्टर पीडीएफ फॉर्म में नहीं है तो सिंपल अपने मोबाइल को खोलिएगा, वहाँ पे जो है इसको स्कैन कर लीजिएगा, या तो आप अपने जो है पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको ये डाउनलोड करके दे देंगे। नहीं तो आप सिंपली क्या करिएगा, आपकी जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक मिलेगी, उसको लिंक को ओपन करके भी आप इस चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हो। इतना तो आपको शायद आता होगा। अब देखिए, मैं ज़रा आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है, बोल रहे हैं कि रसीदा थी, है ना, एक रसीदा कोई लड़की है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो उसने एक क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन क्या था कि रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा क्या है, जो है न्यूज़पेपर को पढ़ रही होगी, तो वहाँ पे सडनली अचानक से हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। तो उसकी जो आँख थी वो एक स्मॉल जो हेडलाइन होती है एक न्यूज़पेपर में उस पर पड़ी। हेडलाइन का मतलब होता है कि जो एक न्यूज़पेपर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो मोटे मोटे शब्दों में खास खास खबरों को लिखते हैं। तो उसी तरीके से वो जब उस न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसकी कुछ एक हेडलाइन पर उसकी आंखें पूछी और वहाँ पे ऐसा लिखा था कि 100 ईयर एगो। उस पर क्या लिखा था, एक जो है 100 साल पहले, ऐसे करके वहाँ पे लिखा हुआ था 100 एगो करके। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि हाउ सी वंडर्ड, बोल बिल्कुल ही वो क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि कुड एनी वन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर अगो, कि 100 साल पहले भाई साहब क्या हुआ होगा, हम ये कैसे जान पाएंगे। तो इसी के लिए क्या है, हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। अब हिस्ट्री में सिर्फ आपको 100 साल पहले ही नहीं पढ़ना, बहुत इसमें आपको जो है जाओगे, अब धीरे धीरे जैसे आपकी क्लास बढ़ेंगी, चैप्टर बढ़ते जाएंगे, तो आप इसके बारे में और गहराई में जानने लगोगे। तो अब यहाँ से मैं आपको स्टडी कराता हूँ और लिखा क्या है वो ज़रा पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो सबसे पहले तो इस लाइन का मैं आपको मीन बता देता हूँ। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड का मतलब होता है कि हम आपको क्या बताएंगे अब कि कैसे क्या हुआ होगा। तो फाइंड मतलब होता है आपका खोजना, आप लिख लीजिएगा इस वर्ड का मीन। और हैपेंड का मतलब होता है भाई साहब होना, कि जो चीज़ें हमारे पुराने ज़माने में या पहले जब भी हमारी जो इतिहास है उसमें क्या ऐसी चीज़ें हुई होंगी उनको हम अब खोजने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एस्टरडे। एस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। जैसे कि आज आपके यहाँ पे हो, प्रेजेंट में हो, तो जो आपका कल बीत चुका है उसको हम बोलते हैं एस्टरडे। तो एस्टरडे मतलब कि बीती हुई कल को यू कुड लिसन टू द रेडियो वॉच, है ना। तो इन्होंने बोला है कि आप क्या हो, बीते हुए कल की बात कर रहे हो, कि एस्टरडे को आप क्या करते हो, लिसन करते हो रेडियो को, वॉच करते हो टीवी को और पढ़ते हो न्यूज़पेपर को। लास्ट ईयर आपने जो है अस्क समबडी हु रिमेंबर
आपने किसी से पूछा हो, है ना, जिसको आपको याद हो कि व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो एंड लेट सी हाउ इट कैन बी डन। तो बोल रहे हैं कि आपको यदि हम बताएं तो आपने अपना जो भी बीता हुआ समय आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा मैंने ये किया था, न्यूज़पेपर ये पढ़ा था, या मैंने टीवी देखा था, या रेडियो सुना था, है ना। लास्ट ईयर तक का भी आपको याद होगा। लेकिन क्या हो कि कोई आपसे पूछे कि भाई साहब और पहले पहले क्या हुआ होगा, तो ये जो है हम कैसे समझेंगे या कैसे क्या हुआ होगा, तो उसको इन्होंने समझाया हुआ है। तो देखिए ज़रा, तो बोल रहे हैं कि व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट। तो हम जो हैं बोल रहे हैं कि व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, हम जो है क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है इन्होंने कि हम क्या जान सकते हैं जो हमारा पास्ट था। पास्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो चीज़ें बीत गई हैं ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो बीता हुआ, जो भी चीज़ होती है ना बीता हुआ, तो जो बीत चुका है उसे हम पास्ट बोलते हैं। तो बोले यहाँ पे ये रहा है कि हम जो है पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ज़रा देखते हैं भाई क्या जान सकते हैं। तो बोल रहा है कि देयर आर सेवरल थिंग्स, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। थिंग्स मतलब होता है जो भी वस्तु जिसे हम चीज़ बोलते हैं वो, और सेवरल मतलब होता है कुछ। तो यहाँ पे आप इनको जो जो मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ उनको प्लीज़ आप लिख लीजिएगा अपनी बुक में ही कि भाई साहब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, और जिनको कि हम प्राप्त कर सकते हैं। अब वो क्या है कि वॉट पीपल एट, मतलब कि भाई साहब उस समय में जो इतिहास रहा होगा तो उस समय में जो लोग थे वो क्या खाते होंगे। एट यहाँ पे क्या अपनी सेकंड फॉर्म में जो कि होता है ईट। ईट मतलब क्या होता है भोजन, जो भी हम खाते हैं ना उसको। तो उस समय लोग क्या खाते होंगे। पीपल मतलब क्या होता है लोग होते हैं, है ना। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वर वोर, और किस तरह के कपड़े वो पहनते होंगे। वोर मतलब यहाँ पे क्या वियर से है, जो हम कपड़े पहनने को वियर बोलते हैं, तो वहीं पे उसकी सेकंड फॉर्म वोर है ना। तो वो क्या पहनते होंगे, है ना, कपड़े किस तरह के पहनते होंगे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, और किस तरह के घरों में वो रहते होंगे, है ना। हाउसेज मतलब होता है घर, लिव मतलब होता है रहना। तो जो जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ना उनको आप सिंपली लिखते जाना। फिर आगे बोल रहे हैं वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, और हम जो हैं फाइंड आउट करेंगे कि उस समय जो है हंटर्स मतलब होते हैं शिकारी, है ना, जो शिकार करते हैं। तो उस समय के जो शिकारी थे वो कैसे क्या रहते होंगे, है ना। हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, है ना, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन्स, है ना, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो मैं इनका जरा मीन आपको सबका बता देता हूँ क्या क्या होता है। इनका नाम लिख लीजिए, मतलब इनका मीन क्या क्या होता है। जैसे हर्डर्स है, हंटर्स है, तो हंटर्स होते हैं शिकारी, जैसे मैंने आपको बताया है। हर्डर्स होते हैं आपके जो चरवाहे होते हैं, जो गाय भैंस को चराते हैं, है ना। तो उस समय जो गाय भैंस को चराते होंगे तो उनका बोला गया हर्डर्स वगैरह। फार्मर्स होते हैं किसान, है ना, जो खेती किसानी करते हैं उनको किसान फार्मर कहा जाता है। रूलर्स होते हैं जो शासक होते हैं। शासक मतलब क्या है कि उस समय में जो भी क्या होता था वहाँ पे जो राजा महाराजा रहते थे तो उन्हें हम शासक बोलते थे। भाई साहब एक जगह कोई एक शासक था, दूसरी जगह कोई दूसरा शासक था, इस तरह से वहाँ पे ये शासक चलते थे जिन्हें हम रूलर्स बोलते हैं ना, रूलर्स। मर्चेंट्स मतलब होते हैं व्यापारी। व्यापारी मतलब क्या है, व्यापारी मतलब कि जो भी क्या करते हैं आपका जो धंधा वगैरह करते हैं। भाई कोई जो है किसी गाय को बेचेगा या दूसरा उसको खरीदेगा, तो इस तरह से एक व्यापार होता है, तो उसे हम बोलते हैं व्यापारी। तो उस समय मर्चेंट्स होते थे। प्रीस्ट मतलब होते हैं जो आपके क्या करते हैं पूजा पाठ करते हैं, जिसे हम पुजारी बोलते हैं ना, तो वो आपके प्रीस्ट होते हैं। क्राफ्ट्स मतलब होते हैं आपके जो क्राफ्ट पर्सन है, कि जैसे आप देखते हो मटका वगैरह हुए, जो बेसल्स होते हैं मट्टी के, जो भी चीज़ है जिसे हम क्या करते हैं हम एक क्राफ्ट की श्रेणी में रखते हैं, जो कि हम अपने हाथों से बनाया किसी भी तरीके से बनाते हैं, तो उसे हम क्राफ्ट्स बोलते हैं, जो कि उसे बनाने वाले क्राफ्ट पर्सन होते हैं। आर्टिस्ट उनको बोला जाता है जो भी किसी बिल्डिंग वगैरह को डेवलप करते हैं या कोई भी जो है कलाकारी करते हैं, जैसे कि आपकी वो पेंटिंग ही क्यों ना कर रहे हो तो उनको हम आर्टिस्ट बोलते हैं, है ना। आर्टिस्ट में आपके जो हैं वो भी आ सकते हैं जो कि एक क्या करते हैं अपना कोई अभिनय करते हैं, रोल करते हैं, है ना प्ले, तो वो आपके जाएंगे। म्यूजिशियन में आपके जो हैं कौन आ जाएंगे, जो कि संगीतकार होते हैं ना। संगीतकार का मतलब क्या है, संगीतकार का मतलब जैसे कि आपके आपने देखा होगा तानसेन का नाम सुना होगा आपने, तो वो क्या थे आपके क्या क्या करते हैं, वो संगीत बनाते हैं, बजाते हैं, है ना, गाते हैं, तो उन्हें म्यूजिशियन बोलते हैं। साइंटिस्ट तो आप सभी जानते हो जो कि क्या करते हैं साइंस की फील्ड में अपना रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उन्हें हम साइंटिस्ट बोलते हैं ना, वैज्ञानिक जो होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जो जो मैंने बताया आप बिल्कुल अपनी बुक में या कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे कि आप कभी भी पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा।
आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं वी कैन आल्सो फाइंड आउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। और हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय जो है क्या था कि जो बच्चे थे, है ना, चिल्ड्रन मतलब होता है जो बच्चे हैं, और गेम्स मतलब खेल वगैरह जो उस समय वो खेलते थे। फाइंड आउट का मतलब क्या है, यहाँ पे प्राप्त करते हैं, हम ऐसा पाते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि उस समय जो बच्चे थे वो कुछ हमारे जो भी थे वो खेल खेलते थे, स्टोरीज कहानियाँ सुनते थे, है ना। हर्ड मतलब होता है सुनना, प्लेस दे शो, और कुछ ऐसे खेल थे जो वो देखते थे, है ना। शो मतलब होता है देखना, तो वो ऐसे कुछ खेल थे वो देखते भी थे, और कुछ ऐसे सॉन्ग थे वो गाते थे, है ना। संग मतलब होता है गाना। तो यहाँ पे आपको ये सब क्लियर होता जा रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपका अगला टॉपिक बोलता है कि वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ पे लोग रहा करते थे, है ना, कि पहले के समय में जो लोग थे वो कहाँ पे रहा करते थे। तो उसको पढ़ते हैं जरा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। तो जो आपका पेज नंबर 2 है उस पर आपको एक मैप दिया गया है, और उसमें जो हमारी नदी है नर्मदा नदी, उसको आपको करना फाइंड और करना कहाँ पे। चलो मैं इसकी आपको हेल्प कर देता हूँ। देखिए, तो ये आपका पेज है जो कि मैप 1 है। तो यहाँ पे आपको नर्मदा नदी ढूंढनी, और आपको दिख रही होगी कि नर्मदा नदी आपकी यहाँ पे, ये देखिए। तो सिंपल सिंपल से टास्क दिए गए हैं, मैं आपको सारे बताते जाऊंगा जैसे जैसे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आपको नर्मदा नदी खोजनी थी कि भाई मैप में कहाँ है। तो आप भी कोशिश करिएगा, यदि नहीं आएगा तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे नर्मदा नदी है ना। आगे बढ़ते हैं जरा। हम बोल रहे हैं जो पीपल आपके लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ जो है दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पीपल वहाँ पे रहते थे, है ना। यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि जो भी हम पहले के लोगों को देखेंगे तो आप कहाँ पे पाओगे उनको, वो जो है नदियों के किनारे ज़्यादा रहते थे। नदियों के किनारे क्यों रहते थे भाई साहब, क्योंकि नदी के किनारे क्या होता था, जैसे ये नदी है तो इसके जब आप किनारे पर रहोगे झोंपड़ी बना के जैसे भी, तो क्या होगा, यहीं से आपको पानी भी मिलते जाएगा, और नदी से ही आपको क्या भोजन ही मिलेगा। कैसे, आप जो है मछली वगैरह जो होती हैं वो आप ईट कर सकते हो, है ना। और इसी तरह से आप जो है जो आपकी क्या होगी, इसके आसपास नमी बनी रहेगी, जिससे कि आप अपना कोई भी जो है फसल वगैरह लगा सकते हो। इसलिए आप ज़्यादातर देखोगे कि जो लोग रहते थे वो नदियों के किनारे पर ज़्यादा रहते थे, है ना। उसका कारण क्या है कि वहाँ उनको पानी वगैरह भी मिल जाता था, और शिकार करने में भी उन्हें आसानी होती थी। क्यों, क्योंकि क्या होते थे जो जानवर वगैरह रहते थे वो नदी के किनारे क्या होते थे, पानी वगैरह पीने के लिए आते थे, और जब वो पानी पीने के लिए आते थे तो जो लोग रहते थे उनका वहीं पे शिकार कर लेते थे, है ना। इसलिए क्या है, लोग नदी के पास रहना पसंद करते हैं, है ना। ये आपको क्लियर हो गया। तो बोल रहे हैं कि जब हम क्या है 100,000 साल पहले देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि लोग जो होंगे वो नदी के पास रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे जो आपका बैंक्स मतलब होता है किनारा, जो नदी होती है उसका किनारा होता है, उसे हम बैंक्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये मीन आपको पता होना चाहिए। आगे बोल रहा है कि सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर्क स्किल्ड गैदर्स। देखिए, बोला जा रहा है कि जो कुछ जो लोग हैं पहले के, वो जब रहते थे तो उनके पास क्या होता था, स्किल्ड गैदर होते थे। स्किल्ड गैदर का मतलब होता है कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी कला होती थी, है ना। दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, और वो क्या करते थे, अपनी कलाओं से जो भी करके वो क्या करते थे, वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। भोजन प्राप्त वो कैसे करते थे कि चाहे देखिए वो क्या करते थे, मैंने जैसा अभी आपको बताया, शिकार वगैरह करके अपना भोजन ले लेते थे। पहले देखो जैसे आप अभी सब्जी रोटी चावल दाल ये सब खाते हो, तो ये पहले नहीं होता था। पहले तो लोगों को यही नहीं पता था कि भाई सब्जी रोटी दाल होती क्या है। तो उनके लिए क्या था कि उनके पेट भरने के लिए उन्हें जो भी देखा उसका वो शिकार करते थे और खा लेते थे। लेकिन उनमें एक समानता ये रहती थी कि वो क्या थे, कभी भी ह्यूमन में अपना जो है क्या नहीं खाते थे, मीट वगैरह नहीं खाते थे। मतलब कि लोगों को आपस में मार के वो नहीं, एक दूसरे का शिकार नहीं करते थे, वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार ही करते थे। तो इस तरह से आपको ये बात पता होना चाहिए। गैदर तो मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। तो ये आपको याद रखना है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट, और वो जो हैं क्या जानते थे कि जो भी हम जंगल होता था वहाँ पे, तो जंगल में किस तरह की जो है उनको जो भी दवाइयाँ हैं मेडिसिन्स हैं या किस तरह का प्लांट उन्हें हेल्प कर सकता है, वो बहुत अच्छे तरीके से वो जानते थे, है ना। आगे बोल रहा है कि एंड कलेक्टेड रूट्स, और कुछ जो है जड़ें जो होती हैं, जड़ों में जैसे कि आप देखते होंगे कि अभी आप जैसे क्या खाते हो, मूली खाते हो, गाजर खाते हो, तो वो क्या है, रूट है। रूट मतलब होती जड़। तो वो क्या करते थे, इनका भी वो
आहार लेते थे, इनको भी वो खाया करते थे, है ना। तो रूट मतलब जड़ होती, बेस्ट जो आया इसका मतलब होता है विस्तार, है ना, जो विस्तृत हो, बहुत जगह फैला हुआ हो, तो इसका मतलब होता है। फ्रूट्स मतलब फल होते हैं, तो वहाँ पे वो जो फल होते थे उनके बारे में वो धीरे धीरे जानने लगे थे। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर दियर फूड, और कुछ जो जंगल होते थे वो भी क्या हो गए, उनके लिए भोजन का एक स्रोत बन गए थे, है ना। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और आपको मैंने पहले बता चुका हूँ वो क्या करते थे, हंटेड करते थे एनिमल्स का मतलब कि शिकार करना। हंटेड मतलब क्या होता है, शिकार करना, तो वो जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आपको जो है फिर भी आ रहा होगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, चलो लिख के बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हंटेड मतलब होता है आपका शिकार, है ना, शिकार करना। तो अभी जो भी आएगी मीनिंग मैं उनको लिख के बता दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप अपनी कॉपी में आराम से लिख लोगे। आगे बोल रहे हैं कि भाई साहब नाउ, अब आपको देखो जो जो ब्लू में आपको दिया है ना वो आपको एक्टिविटीज़ दी हैं, जैसे कि बोल रहे हैं नाउ फाइंड द सोलेमन एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। आपको जो है सोलेमन एंड किरथार हिल्स फाइंड करनी है, जो आपका मैप है उसमें। तो देखते हैं भाई साहब सोलेमन और किरथार हिल्स आपको कहाँ मिल सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, कहाँ पे बोला है इन्होंने हमें, ये बोला है इन्होंने भाई साहब हमें नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, है ना, ये होता है नॉर्थ वेस्ट। कैसे नॉर्थ वेस्ट होता है जरा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारा नक्शा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम इंडिया का नक्शा, जिसमें ये आपकी क्या श्रीलंका है, बाकी ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं हम इंडिया का मैप। अब इंडिया के मैप में होता क्या है कि जो ऊपर की साइड हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, इस साइड हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, और नीचे की ओर हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है ना। और ये हमारा होता है कौन, माफ़ कीजिएगा, नीचे की साइड आपका क्या होता है, साउथ होता है, और इस साइड आपका होता है वेस्ट। तो ये आपकी क्या होती हैं, चारों दिशाएं होती हैं, आपको क्लियर होगी। तो हम क्या करते हैं, मैप को चार जो है दिशाओं में विभाजित कर देते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये इसे हम बोलते हैं आपका क्या, नॉर्थ वेस्ट। मैं NW करके लिख देता हूँ। ये जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट, जिसे एनी करके लिख देता हूँ। और ये जो हिस्सा होता है जैसे बे ऑफ बंगाल लिखा, इसे हम बोलते हैं आपका क्या, है ना, ईस्ट साउथ बोल दो या साउथ ईस्ट बोल दो। तो वैसे इसको हम साउथ ईस्ट करके पढ़ते हैं। तो ये हमारा साउथ ईस्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है, ये वाला एरिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस पूरे मैप को डिवाइड कर दिया है। इतना क्लियर है। अब अपनी बुक में क्या करिए, आप पेंसिल से लिख लीजिए, और जैसे मैंने बनाया वैसे आप अपनी बुक में बना लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इन्होंने हमसे बोला कि आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, तो आपको फाइंड करना है सोलेमन एंड किरथार हिल्स को। और ये कहाँ पे मिलेगी आपको, नॉर्थ वेस्ट में। तो देखिएगा आप, तो आपको नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पे आपको ये रहा सोलेमन और ये रहा किरथार हिल। तो मिल गया आपको नॉर्थ वेस्ट में। इतना सा आपको करना है, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वैसे आप किसी भी पेन से आप अपने उसमें हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना। वैसे ज़्यादातर आप पेंसिल का यूज़ करिएगा। तो ये आपको करना है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो एट आर लोकेटेड हेयर। तो बोला जा रहा है कि जो हम देखते हैं या हम पाते हैं कि जो हमारे वुमेन थे, वुमेन मतलब होती औरतें, है ना, और मैन मतलब होते आदमी। तो जो लोग थे, जो आदमी थे और जो औरतें थी, तो उनको ऐसा देखा गया कि वो सोलेमन और किरथार हिल्स वाला जो एरिया है वहाँ पे उनको कैसा देखा गया, ग्रो करते हुए। ग्रो मतलब कि उपजाना, है ना, उगाव करना। तो उनको देखा गया कि जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उनको ग्रो करते हुए देखा गया। कहाँ पे देखा गया, ये सोलेमन और किरथार हिल्स के वहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए क्या बोला जा रहा है कि वो जो फसलें उगाते थे, ऐसा उन्होंने देखा वो व्हीट एंड बार्ले उगाते थे, जो कि 8,000 साल पहले हमें ऐसा देखने को मिला है, जो कि हमें सोलेमन और किरथार हिल्स पर देखने को मिला है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से एकदम रट लेना है। आगे बोला जा रहा है पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप गोट एंड केटल एंड लिव्ड इन विलेज। अब रियरिंग मतलब क्या होता है भाई आप, तो यहाँ पर रियरिंग का मीन है कि जो आप पालन पोषण करते हो, है ना, पालन पोषण में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो आप पालन पोषण करते हो, पालन लिख देता हूँ मैं। तो इन्होंने क्या करा कि ऐसा देखा गया कि जो लोग थे, है ना, उन्होंने क्या करा, पालन करना शुरू कर दिया एनिमल्स का, जैसे कि सीप मतलब कि भेड़ें जो होती हैं, है ना, मैं आपको साथ में इमेज में बता दूंगा तो चिंता मत करिएगा, है ना। सीप, गोट मतलब कि बकरी,
केटल जो होती हैं, केटल में आपकी जो है क्या जाती है, जो भी आपके भैंस वगैरह हैं, गाय वगैरह, वो सब केटल में जाती। तो केटल वगैरह भी देखी गई हैं जो कि लोग विलेज में रहते थे, है ना, उनको ऐसा देखा गया, ऐसा मिला है। लोकेट द, अब हमसे बोला जा रहा है फिर से, देखिए जो जो बिलू में दिया वो हमसे खुद करने को लिए, है ना। तो क्या बोल रहा है, लोकेट। लोकेट मतलब देखो, लोकेट मतलब होता है आप क्या करिए, उसको पता करिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो लोकेट का मतलब ये होता है यहाँ पे। तो बोल रहे हैं लोकेट करो आप क्या, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी आपको गारो हिल्स। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, ये वाला एरिया है ना। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला एरिया। तो देख लेते हैं गारो हिल्स हमें यहाँ पे कहाँ मिलती है। तो ये देखिए आपकी गारो हिल्स ये रही, क्लियर है। और हमें विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, और विंध्यास मतलब होता है आपका क्या, कि विंध्यास आपकी एक पर्वत श्रृंखला है जो कि आपको सेंट्रल में मिलेगी। तो आपको देखिए यहाँ पे ये विंध्यास है। तो मैं सब आपको बताते जा रहा हूँ, और हो सकेगा चलो मैं इनको डिफरेंट कलर से कर दूंगा जिससे आपको क्लियर रही है ना इमेज। तो ये हमने लोकेट कर लिया। अच्छा जी, बोल रहे हैं कि जो आपके गारो हिल्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और आपका जो है कौन, विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है, मतलब सेंट्रल का मतलब होता है एकदम बीच में। तो जो हमारा भारत है, जो इंडिया है, उसके बीच में विंध्यास है। तो एक तो गारो हिल्स और आपका विंध्यास, इन दोनों पे क्या बोल रहा है, दीज वर सम ऑफ द अदर एरिया, जो ऐसे कुछ एरिया थे जहाँ पे बोल रहा है वेयर एग्रीकल्चर डेवलप हमें देखने को मिला। कहाँ कहाँ पे मिला है आपको, एक तो आपका विंध्यास वाले एरिया में, और साथ में आपका जो है कौन सा दिया है इन्होंने, आपका ये गारो हिल्स। तो इन एरियाओं में आपको क्या मिला, एग्रीकल्चर डेवलप मिला है। अब एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है भाई साहब, तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है जैसे हम खेती बाड़ी से रखते हैं, याद है ना, खेती से आप, मैं खेती अकेले लग देता हूँ, आप याद रखिएगा, जो खेती बाड़ी होती है, किसानी होती है, उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब डेवलप्ड मतलब होता है कि वहाँ पे वो क्या हुआ, विकसित हुआ, है ना। विकसित का मतलब है कि वहाँ पे उसकी जो भी खेती बाड़ी थी वो करना शुरू हुई। कहाँ पे हुई है, सेंट्रल इंडिया में, और आपकी गारो हिल्स की तरफ। आगे बोल रहा है जो प्लेसेस वेयर राइस, जो बोल रहे हैं जहाँ पे आपके चावल, ऐसी जगह जहाँ पे चावल वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो भाई साहब सबसे पहले जो चावल की खेती देखने को मिली वो कहाँ पे मिली, आपकी जो विंध्यास वाला एरिया है, जैसे कि ये वाला एरिया, ये जो सेंटर में दिया आपको, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें क्या मिला, सबसे पहले चावल की खेती देखने को मिली। क्लियर है आपको, बहुत बढ़िया। आगे बोल रहे हैं ट्रेस। ट्रेस मतलब भी वही है जैसे लोकेट करना है। तो ट्रेस बोल रहे हैं द रिवर इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आपको क्या करना है, जो रिवर इंदुस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज मतलब होती हैं कि उससे जो है निकलने वाली और नदियाँ। तो रिवर इंदुस को आपको सबसे पहले लोकेट करना है आपके मैप में, और साथ में आपको करना है कि उससे निकलने वाली हुई अलग अलग जो है नदियों को भी देखना है। तो चलो हम देखते हैं भाई साहब कहाँ है आपकी इंदुस जो है रिवर, है ना। तो ये रही आपकी इंदुस रिवर, ये देखिए। और इंदुस रिवर से आपकी होती हुई आपकी ट्रिब्यूटरीज आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे आपको ये ब्लू ब्लू पार्ट में दिख रहा है, ये देखिए, वो इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये तो रही आपकी इंदुस वेले, इंदुस रिवर, है ना। और ये उसकी ट्रिब्यूटरी निकली है, जैसे कि ट्रिब्यूटरी में क्या निकला इसका, ये झेलम निकला है, इधर ये काबुल की साइड निकला है ना, काबुल की रिवर निकली है, इधर आपकी सतलुज निकली है ना, ये देखिए, इधर राबी है, इधर ये आपका चेनाब है ना, ये ब्यास है। तो ये अलग अलग रिवर यहाँ पे निकली हुई है। तो मैं सबको जो है क्या करता हूँ अलग कलर से, मतलब कि आपका मैं ब्लू कलर से इनको हाईलाइट कर देता हूँ। तो काबुल रिवर है, ये इंदुस रिवर से कौन कौन से निकला, काबुल भी है, झेलम भी है, चेनाब है, राबी है, ब्यास है, सतलुज है। ये सब आपकी नदियाँ कहाँ से निकली हुई है, इंदुस से निकली हुई है। क्लियर है ना। ये आपको यहाँ पे आपका मैप में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जरा, बोल रहा है भाई साहब कि ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स। तो ट्रिब्यूटरीज कहाँ, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, तो ट्रिब्यूटरीज हम उनको बोलते हैं जो कि क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, है ना। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है ऐसी रिवर्स, ऐसी नदी जो कि क्या होती हैं, स्मॉल होती है। मतलब कि मेन तो हो गई आपकी इंदुस रिवर, और उससे निकलने वाली छोटी छोटी नदियों को बोला जाता है आपका क्या, ट्रिब्यूटरीज। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब ये आपकी क्या है, ये आपकी है भाई साहब इंदुस रिवर, है ना, ये बड़ा सा। अब इससे निकलने वाली छोटी छोटी जो नदियां हैं उनको हम बोलेंगे उसकी ट्रिब्यूटरीज। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बोल रहा है कि रिवर्स दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर। तो वो क्या होती हैं आपकी, वो जो होंगी फ्लो होती रहेंगी और एक बड़ी नदी में बन जाएंगी वो। अब बोला जा रहा है अबाउट 4700 ईयर है, वो बोल रहा है 4700 साल पहले हम देखें,
है ना। तो सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज जो फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, तो हमको ऐसा देखने को मिलता है कि 4700 साल पहले ऐसा देखने को मिलेगा हमें कि जो सबसे पहले जो सिटीज़ वगैरह थी, जो शहर वगैरह थे, वो क्या हुए, फ्लरिश्ड हुए। फ्लरिश्ड मतलब होता है विकसित होना, या बोल सकते हैं कि वहाँ से वो अपना आगे बढ़े। तो ऐसे कुछ शहर हमें देखने को मिलेंगे जो कि क्या है, इन नदियों के किनारे हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी नदियाँ हैं, इंदुस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि चेनाब है, रवि है, सतलुज है, आपकी जो है ना, और कौन कौन सी थी, काबुल नदी थी, है ना, सतलुज, काबुल, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास। तो इन नदियों के किनारे हमें ऐसा देखने को मिला सबसे पहले शहर जो थे बसना शुरू हुए, है ना, इनके किनारों पर। बैंक्स मतलब मैंने आपको बताया था अभी किनारों पर, तो इन नदी के किनारों पर बसना शुरू हो गए। बाद में बोल रहा है लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो, बोल रहा है कि 2500 ईयर आप एगो देखोगे, है ना, एगो मतलब होता है पहले, तो 2500 जो है साल पहले आप देखोगे तो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड एट ट्रिब्यूटरीज। तो बोल रहे हैं कि जो सिटीज़ जो है डेवलप हुई कहाँ पे हुई, आपकी गंगा जो नदी है उसके किनारे, एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे, एंड अलोंग द सी कोस्ट के। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि बाद में जब हम और देखेंगे कि भाई साहब 2500 साल पहले जो गंगा नदी है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं तो उनके किनारे भी शहर बसना शुरू हो गए। अब गंगा नदी तो ये रही आपकी, भाई साहब ये गंगा है, इससे इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, जैसे यमुना है, चंबल है, ये सन रिवर है ना। तो इस तरीके से है ना, ये देखिए इधर है गंगा है, तो ये जो है क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनके किनारे भी हमें क्या देखने को मिला, अलग अलग सिटीज़ देखने को मिली। और आगे देखते हैं, बोल रहा है लोकेट करो गंगा को एंड ट्रिब्यूटरी कालदी सन। तो यहाँ पे हमने जो अभी आपको कराया, बोल रहे हैं गंगा रिवर को आपको देखना है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज निकली हैं जिनको कि हम सन बोल रहे हैं उनको आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने गंगा नदी बताई और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी आपको मैंने बताई है। पहली ये देखिए यमुना बताया, चंबल नदी आपकी, है ना, इधर आपका जो है ये सन है ना, सन, ये शायद चंबल आपकी नदी नहीं है, चंबल जगह है, अब जो भी हो वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यमुना है, सन है, यहाँ पे एक फिर गंगा है। तो इस तरीके से आपकी ये कहाँ से होती हुई आई हैं, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। क्लियर है इतना आपको। और आगे बढ़ते हैं जरा, बोल रहे हैं इन एशियन टाइम, पहले के समय में क्या था, जो एरिया अलोंग दीस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मेघदा, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो बोल रहे हैं, है ना, मेघदा नहीं मगध है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो जो इन नदियों के किनारे बसे हुए हमें एरियाज मिले हैं पहले के समय में, एशियन टाइम मतलब होता है प्राचीन समय की हम जब बात करें, तो जो नदियाँ थी जो कि साउथ में थी, है ना, जैसे आपकी जो गंगा है, तो वहाँ पे जो हमें शहर वगैरह देखने को मिले हैं वो आपको कौन सा मिला, मगध मिला, है ना। और जिसको कि आज आप जानते हो किसके रूप में, है ना, मतलब कि जो आपका बिहार में है इस समय, है ना, मगध। अब आगे बोल रहे हैं इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, और यहाँ के जो रहने वाले रूलर्स थे, शासक थे, जो मगध के जो बिहार में रहते थे, वो बहुत ही कैसे थे, शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने अपना जो भी किंगडम था, अपना जो साम्राज्य था, किंगडम मतलब होता है साम्राज्य, उन्होंने बहुत ही क्या था, विशाल तौर पर फैलाया हुआ था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और यहाँ के जो शासक थे, जो मगध के शासक या बिहार के शासक, वो दूसरे जो भी हमारे भारत है उसके दूसरे जो है क्या है, अदर पार्ट्स में भी अपना शासन कर चुके हैं अच्छी तरीके से, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, और इन्होंने क्या करा है, एक जो है स्थान से इन्होंने दूसरे स्थान तक पूरे सब कॉन्टिनेंटों में भी अपना क्या किया है, इन्होंने यात्रा की है। ट्रेवल्ड मतलब होता है यात्रा करना। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयस, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। बोल रहे हैं कि जो हिल्स थे, पहाड़ियाँ थी, है ना, जो बड़े बड़े पहाड़ थे, है ना, माउंटेन्स थे, जिसमें कि आपका क्या हिमालय है, डिजर्ट्स मतलब होती जो आपकी रेगिस्तान वगैरह है, रिवर्स नदियां हैं, सीस जो होते हैं मतलब कि समुद्र वगैरह। इन्होंने क्या किया है, जो भी वहाँ पर रहने वाले लोग थे, जो भी शासक थे, उनकी जो यात्रा थी, उनकी जो जर्नी थी, उसको क्या करा, मुश्किल करा उस समय, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन उनके लिए असंभव नहीं रहा, वो इधर उधर से वो घूमते रहे। सो
जो है बोल रहे हैं मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। बोल रहे हैं कि जो भी वहाँ के पहले प्राचीन समय के जो लोग थे या जो औरतें थी वो क्या हुई, मूव हुई, चलती रहीं, किसके लिए, अपना एक जो है लिवलीहुड बनाने के लिए। लिवलीहुड मतलब आप बोल सकते हो कि उनका एक पूरा एक गांव बने, एक परिवार बने, तो उसके लिए क्या हुए, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहे। एज आल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, और उनका जो ये चलना था वो एक वजह से और था, क्या, कि जो भी नेचुरल जो प्राकृतिक डिजास्टर थे, डिजास्टर मतलब होता है आपदाएं वगैरह, तो प्राकृतिक जो आपदाएं आती थी, जैसे भाई साहब कहीं एक एरिया में कोई जो है लोग रह रहे होंगे, है ना, इस एरिया में रह रहे होंगे, और हो सकता है कि इस एरिया में क्या होगा भूकंप वगैरह आ गया होगा, या यहाँ पे जो है कहीं आग वगैरह लग गई होगी, तो जिस कारण क्या होगा, यहाँ के लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ा। तो इस तरीके से क्या हुआ, उनका ये मूवमेंट हुआ, और वो किस कारण से हुआ था कि उनके नेचुरल डिजास्टर, और नेचुरल डिजास्टर में जैसे फ्लड्स हैं, मतलब बाढ़ जैसे हम बोलते हैं, बाढ़ क्या होता है, जब क्या हो कि एक साथ क्या हो जाए, बहुत सारा पानी आपके शहर में या आपके ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ पे क्या हो जाए, आपका रहना मुश्किल हो जाता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बाढ़, है ना, जिसे हम फ्लड बोलते हैं। फ्लड है, ड्रॉट से है ना। समटाइम मैन मार्च इन आर्मीज, जो हमारे लोग थे वो भी क्या हुए, आर्मी वगैरह में हो गए, मार्च हो गए, है ना, कंक्यूरिंग अदर लैंड, और उन्होंने क्या करा, दूसरे की ज़मीनों को भी क्या करा, अपने हथिया लिया, उनको कंक्यूर कर लिया, है ना। कंक्यूर मतलब होता है हथिया लेना। हथिया लेने का मतलब क्या चीज़ है कि जैसे आपके पास कोई चीज़ है और मैं उसको क्या कर लूँ, आपसे छीन लूँ, या फिर मैं उस पर कब्जा कर लूँ, तो उसे बोलते हैं कंक्यूरिंग करना। तो जो लोग थे, है ना, सेना मैना के जो लोग, उन्होंने क्या करा, अपना उस जगह को हथियाया। बिसाइड, इसके अलावा भी, बिसाइड मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा क्या है, जो मर्चेंट थे मतलब व्यापारी थे, ट्रेवल्ड भी थे, करावंस और शिप्स, जो वहाँ के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या करा, अपना शिप्स के द्वारा अपनी यात्रा की, है ना। एंड कैरिंग वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो भी अपना एक वैल्यूबल गुड्स था, वैल्यूबल गुड्स का मतलब होता है जो जरूरी सामान्य था, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले गए। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्ल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो भी क्या धार्मिक जो शिक्षक थे, मतलब जो धर्म की शिक्षा देने वाले शिक्षक थे वहाँ के, है ना, प्राचीन की बात हो रही है सब कुछ, जो प्राचीन समय में जो थे, तो जो रिलीजियस टीचर्स थे वो क्या हुए, एक विलेज से दूसरे विलेज आए, है ना। टाउन टू टाउन, टाउन टू टाउन का मतलब होता है जो कस्बे होते हैं ना, थोड़ा गांव से बड़ा कस्बा, कस्बे से बड़ा शहर, तो इस तरीके से, तो विलेज से विलेज आए, कस्बा, एक कस्बे से दूसरे कस्बे आए। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और उनको भाई साहब कई जो है उनको रुकावटें भी आई, है ना, उनको जो है ऐसा कहा गया कि भाई साहब आप क्यों शिक्षा दे रहे हो, क्यों इधर उधर घूम रहे हो, है ना। फाइनली, अंततः आखिरी में, सम पीपल परहेप्स ट्रेवल बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि क्या है, शायद उनको ये ट्रेवल करना उनका एक पसंद था, उनके अंदर एक स्पिरिट थी, उनके अंदर एक ऐसी स्फूर्ति थी, है ना, वो एडवेंचर करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए, और वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। और कई लोगों की ऐसा भी हो सकता है कि इच्छा ही रही होगी कि भाई साहब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं और कुछ नई चीज़ों को डिस्कवर करें। और ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और इन सभी वजहों की वजह से, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, इन सभी वजहों की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने एक दूसरे के आइडिया को अपनाया, एक दूसरे की बातों को समझा, और उन्होंने क्या करा, एक पूरा अपना ग्रुप बना के वो रहने लगे। जैसे कि कोई हिंदी में बात करने वाला था तो उसने अपना हिंदी में अपना बना लिया, कोई इंग्लिश में बात करने वाले था तो उसने अपना इंग्लिश का अलग एक समूह ग्रुप बना लिया, है ना, अपने आइडिया को शेयर करने लगा। तो इस तरह से क्या हुई, वो धीरे धीरे वहाँ पे अपनी डेवलप्ड होते गए, और अपना अपना जो है उन्होंने क्या बना लिया, साम्राज्य बोल सकते, किंगडम बनाते चले गए। आगे बोल रहा है, व्हाई डू पीपल ट्रेवल्स नाउअडे, बोल रहे हैं आज के समय में जो लोग होते हैं वो क्यों ट्रेवल करते हैं, है ना। तो ये आपको खुद सोचना है, और सिंपल सी चीज़ है ना। उसका कारण क्या है कि उन्हें भी क्या है, अपना जो है डिस्कवर करना है नई नई चीज़ों को, और समझना है भाई कि जो हम भाषा जानते हैं, जो हम अपने आइडिया रखते हैं, क्या दूसरे भी वही विचार या कोई चीज़ें रख रहे हैं। तो इस तरीके से वो भी क्या है, वहाँ पे आज के समय में भी घूमते हैं लोग। आगे बोल रहा है हमसे कि लुक एट मैप 1, आप जो है मैप 1 को देखिए एक बार और, वंस मोर, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द जो है सब कॉन्टिनेंट। बोल रहे हैं कि आपको करना है वहाँ पे मैप 1 को फिर से देखिए, वहाँ पे जो हिल्स मतलब होती हैं जो आपकी जो पहाड़ियाँ हैं, जो माउंटेन्स मतलब बड़े बड़े पहाड़ हैं,
जो सी हैं, समुद्र हैं, है ना, नेचुरल फ्रंटियर से। फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? तो फ्रंटियर मतलब होता है कि जो दो कंट्रियों के बीच की एक सीमा होती है, हम उसे बोलते हैं फ्रंटियर। तो वो आप देखिए, है ना, तो देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो मैप है उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको मैंने सब अंडरलाइन वैसे करा भी दिया है, मैन पॉइंट्स जो आए थे, है ना, तो आप अपनी बुक में इसको देख लीजिएगा। आगे बोल रहा है कि while it was difficult to cross these frontier, those who wanted could and did scale the mountain and cross the sea। क्या था कि एक देश से दूसरे देश जाने के बीच में क्या था, कई बड़े बड़े पहाड़ पड़ते थे, या हो सकता बड़े बड़े समुद्र पड़ते थे। तो ये क्या था, उस समय डिफ़िकल्ट था क्रॉस करना इन फ्रंटियर को। फ्रंटियर मतलब मैंने आपको बताया क्या होता, सीमा जो होती है ना, एक देश से दूसरे देश की सीमा, है ना, तो वो है। तो वो क्या था, क्रॉस करना मुश्किल था, है ना, और जो भी इसको क्रॉस करना चाह रहा था। और पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर, जो पीपल आपके क्या थे, एक पार से दूसरे पार वाले थे, है ना, कैम इन टू द सब कॉन्टिनेंट, वो क्या थे, एक देश से दूसरे देश आए, या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट आए और सेटल हो गए एक जगह पे। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इन रिच आवर कल्चरल ट्रेडिशन, और इन्हीं वजह से, मतलब कि भाई एक जो जगह का दूसरी जगह जब आएगा तो उसका जो है कल्चर, मतलब उसका जो रहने का ढंग है वो भी क्या होगा, हमारा अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो भी कल्चर, मतलब कि जो भी हमारा एक कल्चर रहा, वो भी क्या हुआ, थोड़ा सा बदला, है ना, लोगों का। और पीपल हैव सेड न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड जो है आपका क्या, इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर। तो क्या था कि इसकी वजह से हमारा क्या हुआ कि जो भी चीज़ें थी वो भी हमारी बदली। जैसे भाई साहब म्यूजिक में किस तरह से अलग आए हम, या जो भोजन था हमारा पकाने का तरीका और दूसरे का कुछ अलग था, तो वो हमने सीखा। तो इस तरीके से क्या हुआ, डेवलपमेंट होता गया। आगे बोला जा रहा है नेम्स ऑफ लैंड। तो अब क्या था, अभी तो सब लोग अपना अपना जगह रह रहे थे, है ना, कोई मतलब नहीं था, किसी ने किसी का नाम नहीं रखा था, रह रहे थे, मजे कर रहे थे। लेकिन अब आपको पढ़ाने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी लैंड का नाम रखना शुरू करा। तो आगे बोल रहे हैं, टू ऑफ द बर्ड्स बी ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो आप सब जानते होंगे कि हमारा जो देश है उसका नाम क्या है, हम दो तरीके से बोलते हैं, या तो इंडिया या भारत। द बर्ड इंडिया जो था, हमारा जो देश का नाम इंडिया है, वो कहाँ से आया हुआ है, बोल रहा है कम्स फ्रॉम द इंदुस। इंदुस जो है, इंदुस आपको मैंने बताया, इंदुस नदी है, जिसको कि बोला जाता है आपका कार्डा सिंधु इन संस्कृत। सिंधु हम संस्कृत में बोलते हैं और इंदुस हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसा आप क्लियर रखेगा। तो फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलास। तो जो आपकी एटलस की बुक होगी तो वहाँ पे आप ईरान को और ग्रीक जो देश हैं दोनों, है ना, ईरान और ग्रीक देश हैं, उसको अपनी एटलास की बुक होगी उसमें फाइंड करिए कि कहाँ पे हैं। तो जो आपके ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे, हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो एंड वेयर फेमिलियर विद द इंदुस। तो क्या था, ऐसा इन्होंने बोला कि जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे, तो ग्रीक देखो, ईरान में रहने वाले ईरानियंस हो गए, ग्रीक में रहने वाले आपके ग्रीक्स हो गए। तो जो आपका क्या है, ईरान जो देश थे वहाँ के रहने वाले जो लोग थे और ग्रीक के जो लोग थे, वो आए हमारे कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या है, तो मैं आपको मैप में फिर से ले चलता हूँ। नॉर्थ वेस्ट मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका क्या है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो इस वाले एरिया से आपके क्या थे, वो जो ग्रीक और जो ईरानियन थे वो आए थे इस वाले एरिया से, है ना, ये नॉर्थ वेस्ट है आपका। तो वो इधर से आए हुए थे, और क्या बोला जा रहा है हमसे कि, और वो जो कब आए थे, वो 2500 साल पहले आए थे हमारे इधर भारत में। और वर फेमिलियर विद इंदुस, और जो इंदुस नदी थी वहाँ पे वो फेमिलियर हो गए, उससे परिचित हो गए, और कॉल्ड इट द हिंदूस और द इंदुस। तो क्या था कि उनका जो बोलने का तरीका था, तो वो क्या करते थे, आई को जो साउंड होता है, या ई जो इंदुस जो बोलते थे उसको वो हिंदुस बोलते थे, है ना। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो जो हमारा क्या था, ये लैंड थी वो कहाँ पे थी, ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो हमारा जो पूर्व में जो नदी थी उसको उन्होंने इंडिया के नाम से रख दिया, तो जिसके कारण जो नेम हमारा भारत वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। और जो भाई साहब उस इंडस नदी के किनारे रहते थे, जिसको इन्होंने इंडिया कह दिया, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को इन्होंने क्या करा, भारत के नाम से संबोधित कर दिया कि वो जो नेम भारत वाज यूज्ड टू ग्रुप, कहा कि जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको कह दिया इन्होंने भारत, है ना। और नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, और ऋग्वेद में भी ये मेंशन है कि किस तरह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो उसका कारण यही है बोला जा रहा है।
और अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर एगो। और हमारे ऋग्वेद में और जो भी हमारी संस्कृत में है उन्होंने कहा कि ये 3500 साल पहले का ये है ना, और लेटर इट वाज यूज फॉर कंट्री। और ये जो हम भारत नाम ले रहे हैं ये हम 3500 साल पहले भी बोलते थे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमने आपसे कहा भी है कि जो जो आते जाएगा टॉपिक उसको बिल्कुल क्लियरिटी से हम आपको समझाएंगे। तो पहले तो ये छोटा सा कुछ एक लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द पेज फ्रॉम अ पाल्म लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 ये क्या लिखा 1000 ईयर एगो, और द पाल्म लीफ वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स, और टू सी अ बर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37। देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि पहले के समय में क्या था कि पेज तो ये अभी आए हैं, जैसे आप अभी यूज़ कर रहे हो पेज, जो जैसे आप बोल रहे हो मतलब कि जो कागज़ हैं वो अभी आए हुए हैं। लेकिन पहले के समय में क्या था, ये कागज़ हमारे पास नहीं था। उस समय में हम जो यूज़ करते थे वो होता था पाल्म लीफ। पाल्म लीफ एक तरह का हमारा आप बोल सकते हो जो पाल्म पेड़ है उसकी जो लीफ होती थी उसका हम यूज़ करते थे पेड़ उसकी लीफ को एक पेज की तरह मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए। और उन्हीं में से एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है, ये पाल्म लीफ है ना, और उस पर ये लिखा हुआ है सब कुछ। फिर इन्हीं को क्या करते थे वो एक इनको मतलब धागों से बांध देते थे इस तरीके से, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वो लिख के करके, तो वो एक पूरी किताब बन जाता था उनका, इस तरह से वो लिखा जाता था। अब चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो फाइंड आउट दी अबाउट द पास्ट, इसको हम समझते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ जो है फाइंडिंग आउट दी पास्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कि सेवरल वेज है जिससे कि हम अपने इतिहास को पा सकते हैं। अब बात ये आती है कि इतिहास को पाया कैसे जाता होगा, तो उसको ज़रा समझते हैं। तो वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। एक तो ये तरीका है कि जो बुक पहले लिखी गई थी या लिखी जा चुकी हैं उनको हम पढ़ें, है ना, कि जो बुक पहले लिखी जा चुकी हैं उनको पढ़ें बहुत साल पहले, उससे हमें मिलेगा हमारा इतिहास। दीज आर कॉल्ड अ मैन्यूस्क्रिप्ट, और जो बुकें लिखी गई थी वो उनको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना। और बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, क्यों बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, क्योंकि ये जो है हैंड के द्वारा लिखी गई थी। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इन्हीं को आपको क्लियर करते चलूँ। तो हो पहले के जो समय में बुक्स लिखी गई थी उन्हें हमने मैन्यूस्क्रिप्ट कहा, और मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए कहा क्योंकि ये हैंड के द्वारा लिखी गई थी। और दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू, जिसका कि मतलब होता है हाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लैटिन वर्ड होता है आपका क्या, मैनू, जिसका कि मतलब है हाथ, तो इसलिए हम इसे मैन्यूस्क्रिप्ट को बोलते हैं। आगे बोल रहा है कि दीज वर यूजली रिटन ऑन पाल्म लीफ। पाल्म मतलब है कि एक पाल्म का पेड़ होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसकी जो लीफ होती हैं, उनके ऊपर जो है लिख जाती थी ये जो भी है। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नॉन एज अ बिर्च। देखिए एक और है आपका जो है पाल्म लीफ के अलावा भी हम क्या करते थे, जो बिर्च का पेड़ होता है ना, या बोल सकते हैं जो बार्क उसकी होती है, उसकी जो छाल होती है बिर्च के पेड़ की, उसकी छाल को हम निकाल लेते थे और उसको हम क्या करते थे, उस पर हम लिखते थे। और जो कि हमें कहाँ मिलता है, हिमालय जो रीजन है हमारा, वहाँ पे ये बिर्च के पेड़ मिलते हैं। उसकी छाल हम निकाल लेते हैं, और मतलब निकाल लेते थे पहले, अभी तो ऐसा नहीं करते हैं। तो उसकी छाल को निकाल के उस पर लिखा जाता था। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, और जैसे जैसे भाई साल बीते गए वैसे वैसे जो हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो भी किसके द्वारा खा ली गई, इंसेक्ट के द्वारा खा ली गई, है ना। समबर डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, बट मैनी जो हैं मैनी हैव सर्वाइव, लेकिन कुछ जो हैं बच गई। और ओफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, है ना। लेकिन कुछ जो बच गई उनको हमने कहाँ कहाँ रख दिया है, टेम्पल्स वगैरह में रख दिया, कुछ जो है मोनेस्ट्रीज में, है ना, मतलब वही चीज़ है। तो जो भी बच गई उसको कहाँ कहाँ रखा मिला हमें, वो टेम्पल वगैरह में रखी मिली। दीज बुक्स जो थी डील्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, और ये जो बुक्स थी हमें मिली थी उस समय की, वो किन किन से हमारा समझ बैठाती है, हमें क्या क्या बताती है। तो उसमें से हमें जो मिला वो मिला भाई साहब, उसमें जो रिलीजियस बिलीफ्स थे, है ना, वो हमें वहाँ पे मिली। कुछ ऐसी चीज़ें उस समय करी जाती थी, कुछ प्रैक्टिसेस जो होती थी वहाँ की, वो हमें उसमें मिलती है।
द लाइफ्स ऑफ किंग मतलब किस तरह से एक राजा अपना जीवन जीता था वो हमें मिलती है। किस तरह की दवाइयाँ वहाँ पे यूज होती थी वो हमें मिलती है ना। और जो साइंस का वहाँ पे कैसा यूज़ था वो भी हमें मिलती है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। बिसाइड इसके अलावा दियर वर एपिक्स है ना, कुछ कथाएं, कुछ ऐसे आपने देखा महाभारत जो है वो एक है हमारा सबसे बड़ा, या बोल सकते हैं जो लार्जेस्ट एपिक है ना, बिगेस्ट एपिक है, तो वो हमें मिलता है। उसके अलावा हमें कुछ पोएम्स वगैरह मिलती हैं है ना, प्लेस मिलते हैं, वहाँ पे कुछ किस किस तरह के खेल वहाँ पे खेले जाते थे उस समय पे। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और ये हमें कहाँ से मिलती हैं, तो बुक्स से मिलती हैं जो कि हमें उस समय मिली थी। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, और कुछ इसमें से जो है भाई साहब वो संस्कृत में लिखी गई थी। अदर वदन प्राकृतिक, प्राकृतिक एक भाषा होती है ना, प्राकृतिक नृत्य पढ़ते हैं इसको, तो वो हमें मिलती है। और लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल्स, और वहाँ के जो भी सामान्य लोग होते थे वो प्राकृतिक भाषा का यूज़ करते थे। और हमें तमिल भाषा में भी हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए सारी चीज़ों को जो जो मैं आपका ऐसे हाईलाइट करा रहा हूँ उनको आप भी करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हाईलाइट कराने का क्या जो है यूज़ होगा कि जब आप अपनी बुक को उठाएंगे तो उसमें आपको सिंपली इन हाईलाइटेड वर्ड को देखना है ना। कुछ फ्री में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है, आप हाईलाइटेड वर्ड को देखते जाइएगा और अपना पेज पलटते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी या इंस्क्रिप्शन है ना। इंस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है भाई साहब, तो दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। तो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी क्या हमारी, मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई जो भी हमारी बुक्स होती थी उस समय की, मतलब जो भी हमने पाल्म के एक लीफ पे लिखी, जो वृक्ष की छाल पे लिखी, वो सब मैन्युस्क्रिप्ट में आ जाती थी। लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन है ना, इंस्क्रिप्शन मैंने आपसे बोल दिया क्या होता है, जो कि हम किसी हार्ड सरफेस में लिखते हैं ना। वो आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज अ इंक्रिप्शन, तो आप बोलोगे कि हार्ड सरफेस पे लिखी हुई जो राइटिंग्स होती हैं है ना, यहाँ पे वर्ड आप राइटिंग को लिखोगे कि हार्ड सरफेस पर जो लिखी हुई राइटिंग्स होती हैं, जैसे कि आप स्टोन पर लिख सकते हो या किसी एक मेटल पे लिख सकते हो, उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब इनमें क्या होता था, तो समटाइम्स किंग गॉट दियर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो क्या होता था कि उस समय में जो राजा होते थे वो अपना ऑर्डर दे देते थे कि भाई आप क्या करिए, इंस्क्राइब करिए कि मैं कुछ ऐसे रूल कुछ रेगुलेशन बोल रहा हूँ, उनको आप उन पत्थरों पे लिख दीजिए, जिससे कि लोग वहाँ के पढ़ेंगे और उनको ओबे करेंगे है ना। क्योंकि पत्थर पे लिखने से क्या होता था कि वहाँ पे वो आसानी से फिर मिटते नहीं थे। किसी मेटल पे लिख दिया है ना, तो वो आसानी से मिटते नहीं थे और कई सही सदियों तक लोग उसे देख सकते थे। तो ये वहाँ पे आपको समझना होगा। आगे बोला जा रहा है कि देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और कुछ और तरह के भी हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। वो कैसे हैं कि वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, वहाँ पे जो लोग और जो भी औरतें थी और जो भी हमारे राजा और रानियाँ थी, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, वहाँ पे हमें ये भी मिलता है कि उन्होंने क्या क्या किया था उस समय में, तो वो भी रिकॉर्डेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलें तो किंग्स ओपन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, तो जो राजा होते थे उस समय के, वो यदि किसी जंग को जीत के आते थे तो उसको उन पत्थरों पर, उस जो है चट्टानों पर या फिर उन मेटलों पर लिखवा देते थे कि उन्होंने क्या जीता क्या किया, इस तरीके से। देखिए इस तरह से वो होती थी, आप यहाँ पे देख सकते हो ये कोई एक मेटल है या फिर स्टोन है जिस पे कि इस तरह से वो लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए ये एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो ये बुक्स आपको मतलब माफ़ कीजिएगा, जो इंस्क्रिप्शन आपको दिख रही हैं इनका ट्रांसलेट करना इतना आसान नहीं होता था है ना। कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं पे इनका ट्रांसलेशन हो चुका है, लेकिन कई ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिनका अभी तक ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाया। हम ये समझ ही नहीं पाए हैं कि उस समय पे जो लिखी गई चीज़ें थी वो क्या थी। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। देखिए बोल भी रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। तो क्या आप सोच सकते हो कि भाई क्या एडवांटेज होते होंगे है ना हार्ड सरफेस पे लिखने के, और इनमें क्या डिफ़िकल्टीज होती होंगी। तो बिल्कुल आसान है, आप भी समझ सकते हो उस बात को कि इन पर लिखने से वो लंबे समय तक टिका रहता था और जो है लोग उसे रीड कर सकते थे, फॉलो कर सकते थे, ये हमें एडवांटेज है। इसके अलावा कठिनाई ये थी कि इन पर लिखना जो था बहुत ही कठिन था है ना। और एक और इसमें दिक्कत ये भी थी कि कई जो है और हार्ड रहते थे, जैसे कि मेटल का कंपैरिजन करें तो मेटल पे तो लिखना और ही हार्ड होता था। तो ये हमें डिफ़िकल्टी वहाँ पे मिलती है।
तो इसको और मैं पढ़ देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन दिस, ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला, तो ये इसका इन्होंने इसके बारे में दिया है कि ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 ईयर्स, है ना, मतलब कि 2250 साल पहले का ये है। एंड वॉज फाउंड इन द कंधार, ये कंधार में पाया जाता है और प्रेजेंट डे में ये अफगानिस्तान में। तो ये जो आपको दिख रहा है वो अभी अफगानिस्तान में है, लेकिन सबसे पहले ये जो है कंधार में पाया गया था। मतलब कि फाउंड इन कंधार, मतलब कंधार आपका प्रेजेंट डे में अफगानिस्तान में ही है। तो ये बता रहा है ये। और इट वॉज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूलर नेम्ड अशोका, और ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको ये पूछ सकता है। तो ये जो है ये किसके द्वारा ऑर्डर पे हुआ था, तो अशोक जो सम्राट है उनने ऑर्डर दिया कि मेरा आप मतलब बात सुनिए और वो लिखिए पत्थरों पे। तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, वो अशोका के द्वारा लिखा गया था। और आगे बोल रहे यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, और अशोका के बारे में आप थोड़ा और जानोगे चैप्टर 8 में। एंड व्हेन वी लिखा है इन्होंने कि राइट एनीथिंग बी यूज़ अ स्क्रिप्ट, और जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट का। और स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन, सिंपल सी चीज़ है। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मीन बाय स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट का मीन होता है जिसमें कि लेटर और कुछ साइन होते हैं। देखो कितनी बहुत ही सही चीज़ होती है एनसीईआरटी, आपको बिल्कुल छिप छिप के ऐसी बातें बताती हैं जो कि आपको कोई ऐसे बताएगा नहीं, है ना। देखो उन्होंने बताते बताते तो हमें कितनी डिटेल दे दी, हमें उन्होंने ये डिटेल दे दी कि ये जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे और किस समय पे लिखी गई थी। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2250 समय पहले भी, है ना। अभी ये कहाँ मिलेगी, तो आपको अफगानिस्तान में मिलेगी। और इसके अलावा ये किसने लिखवाई थी, तो अशोका ने लिखवाई थी। और इसके अलावा भाई साहब स्क्रिप्ट क्या होती, तो स्क्रिप्ट होती जो लेटर और साइन होते हैं। देखो कितना सारा आपको कुछ मिल जाता है सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने से, इसलिए हम एनसीईआरटी आपको करा रहे हैं। आगे बोल रहा है कि व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज, जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं या बोलते हैं तो हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज होती है। और दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस, ग्रीक है ना, ग्रीक जो है टॉप पे लिखी गई है, और एरामिक एक लैंग्वेज है जो कि नीचे लिखी गई है। और विच वर यूज इन दिस एरिया। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये, मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो जो ऊपर में इसमें लिखी गई है वो अरबिक में लिखी गई है, और नीचे जो आपको दिख रहा है वो आपकी किस में लिखी गई है, एरामिक एक लैंग्वेज है उसमें लिखी गई है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन समझना होगा, है ना। मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब यहाँ से पढ़ते हैं ज़रा। तो बोल रहा है कि देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस समय में पास्ट में यूज़ होती थी और उपयोग में लाई जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, और जो इन चीज़ों को पढ़ता है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट को खोजता है, उनको समझता है, तो उसे हम बोलते हैं हमारा क्या, तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसे हम आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपको समझ बहुत चीज़ें समझने को मिल रही होंगी। और दे स्टडी द रेमेन्स ऑफ बिल्डिंग, अब आपसे कोई पूछे कि आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तो वो स्टडी करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं बिल्डिंग्स जो है ना, जो रेमेन्स हैं बिल्डिंग्स के, मेड ऑफ जो स्टोन से बनी है, ब्रिक से बनी है, जो वहाँ पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, तो इन सभी की स्टडी जो करते हैं वो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। और वो स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन सभी के जो रेमेन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, है ना, ये जो है एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजबीन करना, है ना। एंड एक्सवेट करते हैं, एक्सवेट मतलब होता है डिग अंडर दी सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कि खोदना, खोद के उनको निकालना। तो एक्सवेट का आपको कोई पूछे भाई साहब व्हाट इज मीन बाय एक्सवेट, तो आप बता सकते हो डिग करना मतलब खोदना, डिग का मतलब होता है खोदना, अंडर किसके मतलब अंडर मतलब नीचे, सरफेस जो है अर्थ के उसके नीचे। तो ये सब चीज़ें कौन करता है, आर्कोलॉजिस्ट करता है। टू फाइंड टूल्स, और वो किस लिए करता है, वो सोचता है कि वहाँ पे उसको क्या मिल जाएंगे, कुछ टूल्स मिल जाएंगे, कुछ वेपन्स मिल सकती हैं, कुछ पोट्स जो होते हैं, पोट्स आप जानते होंगे आपके घर में यूज़ होते होंगे, जो बर्तन भाड़े हम जो यूज़ करते हैं ना, मटके वगैरह, पेंस मतलब आप समझ रहे हो, तवे वगैरह, है ना, और कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह, एंड कॉइन्स वगैरह, कुछ सिक्के। तो ये सब चीज़ें उसको मिल जाती हैं, किसको, आर्कोलॉजिस्ट को। और वही हमारी हमें यूज़ करती, हमें मतलब फ़ायदा देती हैं जब हम हिस्ट्री को समझते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ स्टोन, और इनमें से कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कहाँ से, किससे बने होते हैं, स्टोन से बने होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो हिस्सा वो बोन से बने होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। बेग्ड क्ले और मेटल, और कुछ जो है मट्टी को जो आपका होता है ना पका कर, है ना, मट्टी को कैसे पकाया जाता था,
तो अभी भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि क्या करते हैं, कुछ भी हम बनाते हैं सामान और उसको जो हमारी भट्टी वगैरह होती है उसमें उसको गर्म आंच पे पकाते हैं ना, मट्टी को पकाया जाता है, तो वो यहाँ पे होता है। मेटल्स जो होते हैं उन्हीं का आप उसके आपको सामान मिलेंगे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट जब खोजते हैं तो उनको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट मिलते हैं जो कि बोन से बने होते हैं, बेक्ड क्ले से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, और ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। और ऐसे जो ऑब्जेक्ट जो कि अच्छे एकदम कठोर और इम्प्रेसिबल होते हैं, सब्सटेंस के होते हैं, तो वो जो है लंबे समय तक टिकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, तो ये यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है समझना। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनको समझ लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है भाई साहब पोर्ट, है ना। और ये कुछ आपको और दिख रहे हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह, है ना, तो इनको भी ज़रा हम समझते हैं। तो जरा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमको समझ आएगा। तो बोल रहे हैं जो लेफ़्ट में आपको दिख रहा है, जो लेफ़्ट वाले हिस्से में ये जो है वो आपका एक पोर्ट है फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक पुरानी सिटी से हमें मिला है। पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट जो है, मतलब इस तरह की जो पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो 4700 साल पहले यूज़ होते थे। 4700 साल आप समझ रहे हो बहुत होता है, तो ये वहाँ पे यूज़ होते थे। और राइट साइड आप देखोगे तो आपको कुछ ये दिख रहे होंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, तो ये जो दिख रहे हैं आपको, है ना, ये एग्ज़ाम में जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको सिंपली ये इमेज दे देगा और पूछ लेगा कि ये बताइए क्या है ना। तो ये जो है वो कॉइन्स हैं, उस समय यूज़ होते थे, तो आप याद रखिएगा ये क्या है, आपके कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है, तो जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं ना, ओल्ड सिल्वर कॉइन है। कॉइन जो होते थे सच दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 साल, है ना। तो ये जो कॉइन्स आपको दिख रहे हैं वो लगभग 2500 साल पहले यूज़ करे जाते थे, ऐसा हमें मिलता है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस तरह से कैसे बोल सकते हैं कि ये जो है 2500 साल पुराने हैं या फिर 4700 साल पुराने हैं। तो इनकी भी एक साइंटिफिक मेथड होती है, उसको फिर आप आगे पढ़ोगे कि ये किस तरह से ये मेजर किए जाते हैं ना। तो ये 2500 साल पहले यूज किए जाते थे। ये सब सिल्वर कॉइन है ना, जो आपको राइट साइड में दिख रहे हैं। और इन व्हाट वे इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम वंस वी यूज टुडे। और आज के समय में बोल रहा है कि जो हम कॉइन यूज़ करते हैं वो किस तरह से अलग है। तो बहुत तरीके से अलग है। आज के समय में हम जो यूज़ करते हैं, आपने देखे होंगे कॉइन तो बिल्कुल ही गोल होते हैं वो। अब ये देखो, ये कहीं से गोल नहीं दिख रहे हैं आपको। उसके अलावा इनमें हमारे जो कॉइन्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह के जो चित्र होते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं आल्सो लुक फॉर बोन्स। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो हड्डियों को भी देखते हैं। किस किस की हड्डियाँ, एनिमल्स की हड्डियाँ हो सकती हैं वो, है ना, बोन्स हो सकती हैं, कुछ बर्ड की, कुछ फिश की। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, मतलब कि इससे उन्हें ये समझ आ जाता है कि उस समय के जो लोग थे वो क्या खाते होंगे। देखिए कितना अच्छा आपको समझ आ रहा होगा। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। बोल रहे हैं जो प्लांट्स होते हैं उनके रिमेन जो सर्वाइव होते हैं बहुत ही थोड़े समय के लिए हो पाते हैं। इफ़ सीड ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्नड दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म। तो यदि कुछ हमारे मतलब जो भी एक पेड़ का कुछ जो हिस्सा वगैरह जो भी उनकी ग्रेन्स हैं, उनके जो पीस ऑफ वुड हैं, यदि वो जल जाते हैं तो वो हमें किसके फॉर्म में मिलते हैं, वो देखेंगे चार्ड के फॉर्म में। चार्ड मतलब आप समझ सकते हो कोयला वगैरह, है ना, काला सा, वो मिलेगा। आगे बोल रहा है कि डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट। क्या आप सोच सकते हैं, मतलब बोल रहा है कि डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं या सोचेंगे कि क्लॉथ जो हैं आपको मिलते रहते हैं आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। तो ये आपसे पूछा गया है, तो आपको इसको सोचना है। आगे बोल रहा है जो हिस्टोरियंस होते हैं दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट। अब यहाँ से आपका जो है देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा था वो हमें क्या बता रहा था, ये अभी तक हमने पढ़ा कि आर्कोलॉजिस्ट के बारे में। भाई साहब आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो कैसे कैसे खोज करते हैं, इन सभी के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि आर्कोलॉजिस्ट के बाद एक और जो आते हैं व्यक्ति, उन्हें हम बोलते हैं हिस्टोरियन, जो कि क्या करते हैं, जो कि एक बोल सकते हैं विद्वान होते हैं ना। स्कॉलर मतलब विद्वान, यानी जिस चीज़ की वो पढ़ाई करते हैं, तो वो किसकी पढ़ाई करते हैं, किसको समझते हैं, तो पास्ट को समझते हैं। जैसे कि आप अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप हिस्ट्री पढ़ पढ़ के आप इतने समझदार हो जाओ कि आप किसी दूसरे को भी समझाने लगो, तो आप एक हिस्टोरियन बन जाओगे, है ना। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि हिस्टोरियन जो होते हैं वो विद्वान होते हैं और वो पास्ट की स्टडी करते हैं। तो अब आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट नॉन एज दी स्टडी ऑफ जो है पास्ट, मतलब कि आप उसको क्या कहोगे जो कि स्टडी करता है पास्ट की, तो आप सिंपली बोल दोगे कि हम उसे हिस्टोरियन कहेंगे।
तो ये आपको यहाँ पे समझना है। आगे बोल रहा है कि ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट। तो हिस्टोरियन जो रहते हैं वो यूज़ करते हैं वर्ड का सोर्स को, जो कि रेफर होता है इन्फॉर्मेशन हम जो है मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह से लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या चीज़ है? तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि आपने देखा होगा, मैंने आपको भी बताया था कि जो है पाल्म लीफ पर लिखी हुई जो भी स्क्रिप्ट है, या फिर आपके जो प्लांट वगैरह के जो हमारा एक बार्क होती है उसकी जो छाल होती है उस पर लिखी हुई जो स्क्रिप्ट है, तो उन सभी से वो क्या करते हैं, सोर्स को ढूंढते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये कौन करता है? हिस्टोरियन करता है। इंस्क्रिप्शन से, है ना, कुछ इंस्क्रिप्शन से कैसे? तो इंस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बताया था कि बड़े बड़े हार्ड स्टोन पर जो लिखी गई आपकी स्क्रिप्ट है तो वो इंस्क्रिप्शन है। तो मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, और जो आर्कोलॉजी के द्वारा जो खोजे गए हैं, मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट ने खोजे हैं बोन वगैरह ये सब चीज़ें, तो उनकी हेल्प लेके जो क्या करता है हमारा स्टडी करता है उसे हम बोलते हैं हिस्टोरियन। और वो वहाँ से वो क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। वंस जो है जब हमारे क्या होते हैं, सोर्सेज आर फाउंड, जब हमारे हमको जो है मतलब जो हिस्टोरियन को सोर्स मिल जाते हैं तो जो लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। फिर उसके लिए जो लर्निंग है, सीखना जो है पास्ट के बारे में, मतलब जो पुराने समय के बारे में, उसके लिए भी एडवेंचर की तरह हो जाता है। एडवेंचर मतलब कि उसको मज़ा आने लगता है ना उसमें खोजबीन करने में। और एज बी रिकन्स्ट्रक्ट इट बाइट बाई बाइट, और जब हम इसको क्या कर लेते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है कि उसको हम पूरा सही क्रम में सब कुछ जमा देते हैं कि भाई ये चीज़ इतनी पुरानी है, वो चीज़ इतनी पुरानी है, उस समय में ये लोग ये करते होंगे, वो लोग वो करते होंगे। तो जब हम उसको बिल्कुल क्रम बाई क्रम सारी चीज़ों को जमा देते हैं तो फिर हमें बहुत ही उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है और उसको समझाने में मज़ा आता है ना। तो ये कौन करता है? हिस्टोरियन करता है। सो हिस्टोरियंस जो होते हैं एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स होते हैं, मतलब कि एक बोल सकते हैं जासूस होते हैं, जो कि है ना हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक अ क्लूस, है ना। एक क्लू मतलब आप सब जानते हो ना कि एक छोटा सा सुराग मिल जाता है। कुछ जो डिटेक्टिव होता है तो किसी चीज़ को जब खोजता है तो जब कुछ सुराग मिलता है उसको, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को बना लेता है। उसी तरीके से जो हिस्टोरियंस और जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो भी अपनी एक फील्ड में एक डिटेक्टिव की तरह हैं, जो कि क्या करते हैं, क्लू वगैरह को ढूंढते हैं सोर्सों से, और वो अपना एक पास्ट को पूरा समझते हैं। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वन पास्ट और मैनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो चैप्टर है वो आपका इसी चीज़ के बारे में। और ये आज चैप्टर आपको एक बात क्लियर करेगा, मतलब कि मैं जब ये पढ़ाऊँगा तो आपको ये क्लियर करेगा कि पास्ट क्या एक ही होता है या बहुत सारे होते हैं। और ये हमारी बुक जो है उसमें आपने देखा होगा कि उस चैप्टर उसमें हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, आवर पास्ट। हमने क्या यूज़ नहीं किया है, तो हमने अवर जो है पास्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया। हमने क्या यूज़ किया, अवर पास्ट, मतलब उसमें हमने एस लगाया है। तो हमारे क्वेश्चन दिमाग में यही आना चाहिए कि हमने अवर पास्ट क्यों बोला है। क्या भाई पास्ट जो है बहुत सारे होते हैं इसलिए, या फिर पास्ट एक ही होता है? तो उसको समझते हैं। तो बोल रहा है डिड यू नोटिस, क्या आपने ये नोटिस किया कि जो टाइटल है हमारी इस बुक का वो है अवर पास्ट, है ना। तो अवर पास्ट है, और वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन द प्लूरल। आप अब जब देखिए, अभी तो शायद हो सकता है आपने प्लूरल और ये सब ना पढ़े हों, लेकिन प्लूरल मतलब क्या होते हैं, आप जब किसी दो या दो से अधिक चीज़ों के बारे में बात करते हो तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल, है ना। ये आपको याद होना चाहिए। तो बोल ये रहा है कि जब हमने पास्ट बोला है, पास्ट मतलब एस लगा के, तो हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, है ना। तो टू ड्रो अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये चीज़ हमें ये कंसेप्ट करने में मदद कर रही है। हमारा जो नज़रिया है, या बोल सकते हैं हमारा जो ध्यान है, वो इस तरफ खींचने को मजबूर कर रही है कि जो हमारे पास्ट है, मतलब जो हमारा क्या है भूतकाल है, वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का। मतलब कि जो पहले जो लोग रह चुके हैं सभी का अलग अलग पास्ट रहा है। सभी जो ग्रुप में जो पीपल रहे हैं उनका पास्ट अलग रहा है। कैसे रहा है? तो फॉर एग्जांपल के लिए, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जो लाइव्स है ऑफ द हर्डर्स और द फार्मर बट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वीन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जीवन था हर्डर्स का और हमारे फार्मर्स का। हर्डर मर्डर आपको मैंने बता दिया है कि उस समय के जो कृषक होते थे, जो गाय वगैरह को पालन पोषण करते थे, वो सब, तो उनका जो आप इतिहास देखोगे तो वो अलग दिखेगा।
और जो किंग्स हैं, जो क्यूंस हैं, मतलब जो राजा रानियाँ हैं, उनका इतिहास आपको अलग दिखेगा। कैसे अलग दिखेगा कि जो हरडस, जो फार्मर है, उनका इतिहास आपको कैसे दिखेगा कि वो आपको किसानी करते हुए दिखेंगे, वो आपको हल चलाते हुए दिखेंगे, इस तरह से दिखेंगे। लेकिन किंग्स और क्यून कैसे दिखेंगे, तो वो आपको इस तरह से दिखेंगे कि वो अपना जो है राजशाही अपना जीवन जी रहे होंगे, अच्छे अच्छे उनके पास कपड़े होंगे पहनने को, तो उनका एक अलग ही इतिहास आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, पास्ट वर्ड यूज़ किया, मतलब कि एस लगा के, ना कि सिंपल हमने बोला पास्ट, मतलब कि सिंगुलर फॉर्म में नहीं बोलते हम, पास्ट प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सभी को लेके चल रहे हैं ना। ये जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसमें हम सिर्फ एक किसी राजा या महाराजा का इतिहास नहीं पढ़ने वाले हैं, या हम आपको सिर्फ एक अकबर का इतिहास पढ़ाएंगे, या फिर आपको जो है एक सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ाएंगे। हम जो पढ़ेंगे इसमें सभी जन, जो लोग उस समय रहते थे, उस समय की अपना जीवन उनका था, उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया अवर पास्ट। तो ये हमें समझ आना चाहिए। तो जो लाइव्स है ऑफ द मर्चेंट मतलब होते थे व्यापारी, वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन होते थे कि भाई कुछ अपना बना रहे होते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ पोट्स बनाने वाले जो कुम्हार होते हैं, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो कुछ व्यापारी का अपना अलग इतिहास होगा, जो मटके बनाने वाला उसका अपना अलग इतिहास होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से हमको अलग अलग देखने को मिलेगा। ऑल्सो एस इज ट्रू इवन टुडे, और ये जो चीज़ है ये हम बात कर रहे हैं वो आज भी लागू होती, आज भी ये सही है। क्यों है? क्योंकि पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। तो ये आपको अभी भी देखने को मिलता है कि जो अलग अलग लोग अपने अपने समय में, आप देखोगे अभी भी आप देखिएगा, तो जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग क्या कर रहे हैं, अपने कामों को कर रहे हैं, अलग अलग अपना व्यापार कर रहे हैं। कोई किसानी कर रहा है, कोई जो है मजदूरी कर रहा है, कोई जो है व्यापार कर रहा है, कोई जो है किसी चीज़ को बना रहा है, क्राफ्ट कर रहा है। तो ये हमें अलग अलग देखने को मिलता है, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्सों में। देखिए अब आगे और क्या बोल रहा है, ऑफ अवर कंट्री। ये बात हम अपने ही भारत की कर रहे हैं कि अपने इंडिया में ही हमको देखने को मिलेगा कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे होते। तो यही चीज़ पास्ट हमारे भूतकाल में होती थी, पास्ट में होती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा है कि टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द एंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। तो आज के हम समय में देखें तो ज़्यादातर हम लोग देखेंगे तो टुडे मोस्ट जो पीपल होंगे वो एंडमान, जो हमारा आइसलैंड है, वहाँ पे रह रहे हैं, अपना भोजन को स्वयं बना रहे हैं। किसके द्वारा? फिशिंग करके, हंटिंग करके, है ना। फिशिंग मतलब क्या है? मछली को पकड़ना, हंटिंग मतलब शिकार वगैरह करना, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट जो है प्रोड्यूस, और जो भी जंगल से उनको चीज़ें मिलती हैं उनका सब का यूज़ करके एंडमान में जो रह रहे हैं, एंडमान आइलैंड है, वहाँ के जो लोग हैं वो उनका अलग आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे बोलेंगे हम तो बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटी, कुछ जो हैं लोग सिटियों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, और वो डिपेंड किस पे हैं, निर्भर किस पे हैं, सप्लाईज ऑफ फूड, है ना। जो है वो निर्भर है दूसरों पे, सप्लाई मतलब भोजन के लिए। कैसे हैं? क्योंकि आप देखोगे तो हम क्या है, देखो आप हर चीज़ तो घर पे बनाते नहीं होगे, आपको मिर्ची भी चाहिए खाने में, आपको जो है सब्जी चाहिए, आपको तेल चाहिए, नमक चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से लेंगे? तो हमें ये दूसरों लोगों से ही लेना पड़ेगा। तो सिटी के लोग दूसरों पर निर्भर आपको मिलेंगे, लेकिन जो एंडमान आइलैंड में ले रहे हैं वो अपना खुद भोजन बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? कहीं वो फिशिंग करेंगे, तो कहीं वो हंटिंग, जो जंगलों से कुछ मिलेगा, इस तरीके से वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो ये जो चीज़ हमें आज देखने को मिल रही है वही की वही हमें पास्ट में भी देखने को मिलती है। जब हम आगे समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बिसाइड बोल रहे हैं इसके अलावा भी देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस हमें मिलती है। कैसी डिफरेंस मिलती है, मतलब किस तरह से अलगपन हमें मिलता है? तो वी नो, आज हम जानते हैं, है ना, कि अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉक्ड बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ दियर विक्ट्रीज। तो आज हम ये जानते हैं कि भाई ये राजा ने वो युद्ध लड़ा, उस राजा ने वो युद्ध लड़ा, उसने वो जीत कर ली। तो ये कैसे जानते हैं हम? तो obvious सी बात है, बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो उसको लिखा होगा अपनी जीत का, तभी तो हम जान पा रहे हैं। जनरली सामान्यतः जो ऑर्डिनरी पीपल थे, सच एज अ हंटर्स मतलब कि शिकारी थे, है ना, फिशिंग फोल्स मतलब कि जो एक बोल सकते हैं मछुआरे जो थे, है ना, गैथरर्स मतलब कि कुछ इकट्ठा करने वाले, जो फार्मर्स हैं और या फिर जो हर्डर्स हैं, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड।
लेकिन उन्होंने अपना इतिहास को नहीं लिखा, क्योंकि देखो वो गरीब लोग थे, या फिर बोल सकते हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपना रिकॉर्ड रख पाएँ, कि वो जो है पत्थरों पे तो ऐसे लिखते हुए नहीं फिरेंगे। मतलब जो किसान है, जो गरीब लोग हैं, वो उस समय पे पत्थरों पे तो नहीं लिखते थे कि हमने आज जो है एक मछली को पकड़ा, या फिर हमारे पास ऐसा पैसों की कमी थी, या हमें जो है ये चीज़ मिली, वो हुआ। तो ये सब वो नहीं कर पाते थे। लेकिन इन चीज़ों को कौन कर पाता था? जो जिनके पास पैसा था, जैसे कि राजा है, राजा के पास उस समय पैसा भी था, उसकी जो है ये ग्लोरी थी, तो उनका यूज़ करके वो क्या करता था कि अपने रिकॉर्ड के तो रख लेता था। मतलब कि अपने जो भी दस्तावेज हैं उनको तो वो रख देता था कि मैं जीता ये युद्ध, वो तो हमें मिल जाता है। लेकिन उस समय पे जो हमारे मज़दूर थे, जो हमारे किसान थे, जो हंटर्स थे, है ना, उनका रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता था, क्योंकि उन्होंने उनको लिखा नहीं था। ये बात हमें समझ आती है। वाइल आर्कोलॉजिस्ट हेल्प अस टू फाइंड अबाउट दियर लाइव्स, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। तो इसमें जो हमें मदद करता है आज, वो है आर्कोलॉजी। तो आर्कोलॉजी का काम ये नहीं है कि वो किसी राजा कैसा रहता था, राजा क्या खाता था, क्या पीता था, इसके बारे में वो हमें, मतलब ये नहीं है कि उसका काम यही है कि वो राजा के बारे में दे, तो ये नहीं है उसका काम। उसका काम क्या है कि वो सभी के बारे में हमें उतना ही नॉलेज देगा कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या बनाते थे, है ना। और जो भी हमारे लिए अभी तक नहीं जान पाए हैं ना, हमारे लिए अननोन है, तो उसको जानने में भी जो मदद करेगा वो आर्कोलॉजी करेगा। मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो हमारी हेल्प करेंगे इसमें। अब आगे आते हैं, तो व्हाट डू डेट्स मीन, मतलब कि जो हम बोलते हैं डेट्स, डेट्स मतलब कि दिनांक, तो उसका क्या मतलब होता है, तो अरे इसको जो भी समझ लेते हैं। तो इफ़ समबडी आस्क, आपसे कोई आके ये पूछता है कि भाई साहब द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे। तो बिल्कुल इजी वे में आप क्या बोलोगे? आपसे कोई पूछेगा भाई साहब आज दिनांक क्या है, तो आप बोलोगे कि आज भाई साहब ये दिन है, आज ये मंथ है, या फिर आज ये ईयर है, तो आप यही तो बोलोगे, है ना। जैसे कि 2000 एंड समथिंग, इस तरह से आप बोलोगे कि आज 2000 है, आज 1 तारीख है, आज ये महीना है। और दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली एजान टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये बात आपको समझनी होगी कि जब हम ऐसा बोलते हैं कि आज 2000 है, आज जो है 2001 है, 2019 है, 2020 है, 2021 है, तो हम कैसे बोल देते हैं ये चीज़, है ना। तो ये जो चीज़ हम बोलते हैं, तो जो हमने काउंट अपनी शुरुआत की है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो जेसस जो क्राइस्ट थे, जेसस क्राइस्ट मतलब कि एक जो है क्रिश्चियनों के, आपने देखे होंगे कि वो इस तरीके से, आपने एक मूर्ति देखी होगी प्लस के साइन में, तो उनका आपने देखा होगा किस तरह से वो लटके हुए देखने को मिलेंगे। तो वो क्रिश्चियनों के क्या थे? भगवान थे, और वो अभी हम सभी उनको मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था कि फाउंडर ऑफ वो क्रिश्चियनिटी के भगवान है, तो उन्होंने क्या किया भाई साहब, सुनिए, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है यार, मैं सही बोल रहा हूँ। तो जेसस क्राइस्ट जो थे, उनके नाम से, है ना, जब उनका जन्म हुआ तो वहीं से हमने क्या शुरुआत कर दी, हमारे समय की शुरुआत कर दी। कि मतलब जब उनका जन्म हुआ तो हमने बोला एक, जब वो 1 साल के हुए तो हमने कहा 1 हो गया आज, जब वो 2 साल के हो तो हमने कहा 2, 3 साल के हो 3। इस तरीके से उनके जन्म से उनको हमने क्या मानना शुरू कर दिया है, हमारा सन को मानना शुरू कर दिया। तो जैसे आज 2019 है या 2021 है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो जेसस क्राइस्ट है, तो उनको 2021 साल हो चुके हैं या हो गए हैं। ये क्लियर है आपके लिए? बहुत बढ़िया। तो बोल रहे हैं कि 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब कि जो हम 2000 बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि जब जेसस ने अपना जन्म लिया है तो उसको 2000 हो चुके हैं कंप्लीट। और ऑल डेट्स, है ना, जो भी हम तिथि दिनांक जो बोल रहे हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, है ना, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारी डेट्स हम गिनते हैं, है ना, कब गिनते हैं? बिफोर द बर्थ हो, मतलब कि जो है, जो हमारे क्रिस्ट थे, जेसस क्रिस्ट, उनके जन्म से पहले को हम गिनेंगे, तो काउंटिंग करेंगे उनको हम बैकवर्ड से। और यूजुअली इनको हम लिखते हैं, वो लिखते हैं हमारा लेटर BC करके। BC का क्या मतलब होगा कि हम बोलेंगे BC का जो फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जो जेसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले का समय। तो 2 तरीके से समय होगा हमारा, 2 तरीके से डेट गिनी जाएंगी। एक तो जेसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की, और एक हमारी जेसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की। तो पहले में हम कौन को गिनेंगे? तो पहले में हम बोलेंगे BC करके, भाई साहब 1 BC, 2 BC, 3 BC, जैसे हम बोलते हैं। बिल्कुल समझिएगा, एकदम सारे डाउटों को भूल जाओ, दिमाग से सामने निकाल दो, ध्यान से बात सुनो। हमने कहा 1 BC, तो 1 BC का मतलब, 1 BC का मतलब है कि अभी जेसस के जन्म को 1 साल अभी रहा है। हम बोलेंगे 2 BC,
तो 2 BC मतलब कि जेसस का जन्म अभी नहीं हुआ है, अभी जो है उनके 2 जो है BC अभी कम रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि 2 BC पूर्व, ये इस तरीके से, या 2 साल, है ना। मतलब अभी जेसस का जन्म अभी होने वाला है, जैसे ही 2 साल हो जाएंगे तो जेसस का जन्म होगा। जब हम बोलते हैं 3 BC, तो 3 BC का मतलब है कि अभी जेसस के जन्म से 3 साल पहले की बात, तो ये हम BC में बोलते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट। इतना आया आपको समझ, और बढ़ते हैं आगे। तो ये जो है हमारा इस तरह से समझ आना चाहिए हमें BC। इन दिस बुक, हमारी इस किताब में, वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारी किताब में हम क्या करेंगे, तो वी रेफर डेट गोइंग बैक, हम मतलब कि बाद में जाते रहेंगे प्रेजेंट से, और यूज़ करेंगे 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। हम जो है 2000 को जो मानेंगे, 2000 जो सन मानेंगे, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, है ना। क्योंकि क्या है कि अभी इस किताब में हम जो मान रहे हैं, देखो जेसस क्राइस्ट को तो जो है क्या है 2000 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी किताब से हम क्या मान रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 2000 मान रहे हैं। क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। तो और इसमें और हमें कुछ समझने के लिए दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इस चैप्टर को मेरे साथ से ये एंड होने ही वाला है। तो देख लेते हैं क्या दिया है। बोल रहा है लेटर्स विद दैट, तो ये बोल रहा है BC बोल रहे हैं, तो वी हैव सीन स्टैंडर्ड जो करता है वो है बिफोर क्राइस्ट, मैंने आपको ये समझा दिया है। आप जो है एक और चीज़ से भी बढ़ोगे, और जो होता है आपका क्या, AD। अब AD क्या है, तो यू विल समटाइम फाइंड AD आपको मिलेगा देखने को, जिसका कि मतलब है आपका क्या, दिस स्टैंड फॉर अ लैटिन वर्ड, जिसका कि मतलब होता है एनो डोमिनी, और जिसका कि मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि क्राइस्ट का समय। मतलब कि अभी जो हमारा समय चल रहा है, हमारा जो समय चलता रहेगा, वो हमारा क्या है, लॉर्ड मतलब कि जो हमारे रहे हैं कौन, जो क्रिस्ट हैं, उनका समय। मतलब कि आप सिंपली मैं बोलूँ आपसे, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा यदि 0 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हम मान के चलें, मतलब कि जेसस का जन्म है ना, तो उसके बाद का जो हमारा समय अभी तक चलता आ रहा है उसको हम AD में बोलेंगे, और जो भी समय हमारा इनसे पहले का है उसको हम BC में बोलेंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं BC, इसको बोलते हैं AD। AD का मतलब वैसे तो आप मतलब कि एकदम शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं बोलूँ तो आप आफ्टर डेट करके उसको याद रख सकते हो, लेकिन क्या होता है कि जब हमसे एग्ज़ाम में आता है तो हम भूल जाते हैं, तो आप इसको एनो डोमिनी करके याद रखो। और समझने के लिए आप ऐसा याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है कि जो साल हमारा अभी जेसस के क्राइस्ट के जन्म के बाद जो चल रहा है, सो 2012 जो होगा कैन ऑल्सो भी रिटर्न ऐसा AD 2012 करके हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ मामला, बहुत बढ़िया। समटाइम हमें जो मिलता है वो हमें C भी मिलता है ना, और इंस्टीड ऑफ AD के रूप में, और BC मिलता है इंस्टीड ऑफ BC के रूप में। तो इसका क्या मतलब है, तो इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं कभी कभी कि जैसे हमें AD ना कहना हो, मतलब 2012 को हम AD ना करके C भी कह सकते हैं, मतलब कॉमन एरा करके। और BC मतलब कि बिपोस्ट कॉमन एरा, मतलब कि BC की जगह BC भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो जो लेटर है आपका C स्टैंड करता है कॉमन एरा, एंड BC करता है आपका बिफोर कॉमन एरा। और बी यूज दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो क्रिश्चियन एरा है वो हमारा ज़्यादातर सभी देशों में यूज़ होता है, और इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, पूरे संसार में। और इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर अगो। तो हमने कुछ 200 साल पहले जो है इसका यूज़ करना शुरू कर दिया। और मैं सिंपली भाषा में बोलूँ तो अंग्रेज़ों के आने के बाद ही हमने इसका यूज़ ज़्यादा करना शुरू करा है। उसके अलावा जो है हम क्या यूज़ करते थे, तो हम अपना एक विक्रम संबंध एक अलग होता था उसको यूज़ करते थे। आप अपने कैलेंडर में देखोगे या आप अपने जो है दादा दादी से पूछिएगा कि हम जो है उस समय क्या यूज़ करते थे, तो वो बोल देंगे कि जो हमारे मतलब उनके भी जो पिता रहे होंगे तो वो मतलब वो बताएंगे कि वो एक अलग ही कैलेंडर यूज़ करते थे उस समय का। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद ही हमने ये सब यूज़ करना शुरू किया है। और इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें वही मैं आपको जो बताया वही हम करते हैं, है ना। तो ये जो हम फॉलो कर रहे हैं वो 200 मतलब कि 200 ईयर एगो के बाद से हम कर रहे हैं। एंड समटाइम द लेटर BP हमें देखने को मिलता है, जिसका कि मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। बिफोर प्रेजेंट मतलब कि फाइंड 2 डेट्स मेंशन ऑन द पेज 3 विच सेट ऑफ लेटर वुड यूज फॉर देम। तो सब इजी चीज़ें हैं आपके लिए। अब और एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो एल्सेवियर में we have seen that inscription are inscribed on the hard surface. Many of these inscribed several hundred of years ago. All inscription contain both script and language which were used as well as script have changed over time. So
हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड और दिस कैन डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज अ डेसिफरमेंट, है ना। डेसिफरमेंट क्या बोलती है, तो वो ये बोलती है कि जिस तरह ये आपको दिखेगा तो हम इसको पी बोलेंगे, ये आपको दिखता है तो टी बोलेंगे, है ना। ये आपको साइन दिखेगा तो उसको ओ पढ़ा जाएगा, लाइन आपको दिखेगा तो उसको एल पढ़ा जाता है, एम दिखेगा तो आपका जो है क्या पढ़ा जाएगा, ये है ना। एम दिखेगा तो आपको क्या पढ़ा जाएगा, ये भाई साहब एम, मतलब ये दिखेगा तो एम पढ़ा जाएगा। ये जो हो गया आई के लिए, ये एस के लिए, और उसी तरीके से और भी आपको दिए गए हैं। तो ये सब हम साइन यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमें क्या करना हो, कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ना हो। तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी चीज़ है, कोई भी आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे ख्याल से आपका जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज वगैरह हम जब सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनके बाद एक अलग सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज भी आपको करा देंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपसे हमारा बस यही अनुरोध है कि आप इसको जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। और जो वीडियो का टारगेट है वो 5 के लाइक का है, मतलब कि आपको जो है पूरी हमारी इस वीडियो को 5000 लाइक तक पहुँचाना है। और इसको जो है शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपको 6 to 12 तक की जो आपकी NCERT है उसको कंप्लीट कराएंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो है आपकी NCERT की 6 to 12 हम हिस्ट्री से कर रहे हैं। तो जैसे आपकी 6 to 12 आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपकी ज्योग्राफी, फिजिक्स, मतलब जितना भी कुछ है हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि चैप्टर आपका पूरा एंड हो चुका है। यदि आपको और हमारे लेक्चर चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट जो है उसको विजिट कर सकते हो, या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिल जाएंगी जिन पे आप जाके हमारे कुछ और लेक्चर्स हैं उनको भी वॉच कर सकते हो। तो यदि आपने पूरा और लास्ट तक देख लिया तो आपका फिर से आपका हम धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।